देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी तक की खास और अहम खबरें। भाजपा महिला मोर्चा की शहर और देहात कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए 15 फरवरी को विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया। अजमेर शहर और देहात भाजपा महिला मोर्चा द्वारा वैशाली नगर स्थित सत्यम पैलेस में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महिला मोर्चा ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए 3 साल के कार्यकाल को कुशासन बताया। साथ ही महिला मोर्चा की पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि रीट परीक्षा प्रकरण मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर 15 फरवरी को भाजपा द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आज आप सब लोग पत्रकार हो, आप सब लोगों को मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छे से पता है कि कांग्रेस सरकार के जो 3 साल है वो 3 साल कैसे गुजरे। ये जो कांग्रेस की सरकार है ये दलित विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। एक भी काम ऐसा नहीं हुआ हो जो जनता के हित में इन्होंने निर्णय लिया हो। तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे साथ मेरे महामंत्री जी हैं दोनों, सरिता जी, और मेरे दीदी हैं बड़े, इंदिरा दीदी है मेरे साथ मेरे बड़े। मैं आज यहाँ पे मीटिंग लेने आई हूँ और यहाँ पे हम तीनों मिलके मीटिंग ले रहे हैं कि 15 तारीख को हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी पे जो हमला हुआ है अभी, और जो रीट की परीक्षा के लिए हमने आंदोलन करा, उस आंदोलन के अंदर बहुत बुरी तरह युवाओं को लाठी चार्ज किया गया, पत्थर मारे गए, और यहाँ तक कि महिलाओं पे भी पथराव हुआ। महिलाओं को डंडे से मार रहे हैं लोग। कैसी सरकार है और कैसा प्रशासन है ये। हम सख्त विरोध करते हैं ऐसी सरकार का, और हम बढ़ चढ़ के 15 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लेके हम वहाँ पे पहुँचेंगे। इसी रिगार्डिंग आज हम तीनों यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी अजमेर शहर और अजमेर देहात दोनों की यहाँ पे बैठक रखी गई है। हमारी जिला ये सत्यम पैलेस में अजमेर शहर में रखी गई है। यहाँ पर हमारी जिला अध्यक्ष भारती जी शहर की, और देहात की मुकेश कंवर जी अध्यक्ष, हमारी महामंत्री इंदिरा जी, हमारी प्रदेश मंत्री दीपा नाथावत जी यहाँ पर बैठक लेने के लिए आई हैं। और यहाँ पर सभी पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से इस कांग्रेस सरकार को 3.5 साल हो गए हैं, और 3.5 साल में जिस तरीके से राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार हो रहा है, यहाँ तक कि मूंग बधिर महिलाओं बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उसमें इस प्रशासन ने उस पर कार्रवाई करने के बजाय उनके साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया है। जिस तरीके से बलात्कारियों को उन्होंने बचाने का प्रयास किया है, हम यहाँ पर मातृशक्ति इस राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से ये निवेदन करेंगे, या तो महिलाओं को वो सम्मान दिलवाएं, या फिर वो उन्हें इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। आज राजस्थान में हमारे मुखिया प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया पर कोटा से आते हुए हमला हुआ, और जिस तरीके से उन पर हमला हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके लिए हम यहाँ पर सभी ने विरोध प्रदर्शन किया है। कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान में रीट की परीक्षा, जो परीक्षार्थी अपने पूरा तन मन धन लगाकर तैयारी करते हैं और उनके ऊपर फिर कुठाराघात होता है, हर पेपर लीक होता है। राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार आई है ये एक परंपरा बन गई है पेपर लीक होने की, और लाखों विद्यार्थियों के साथ छलावा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगे। हमने खूब प्रयास किए, खूब धरना प्रदर्शन किया, उल्टा हमें लाठियों का प्रहार सहन करना पड़ा। इसके लिए हम महिला मोर्चा ने पूरा भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी, और 15 तारीख को इसी को घेराव को लेते हुए विधानसभा का घेराव करेगी, और इस सरकार को बर्खास्त करने की हम राष्ट्रपति से मांग करेंगे। धन्यवाद। इंदिरा राजप्रीत, प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा। कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान में रीट की परीक्षा, जो परीक्षार्थी अपने वार्ड 48 के रावड़िया मोहल्ला क्षेत्र में दक्षिण विधायक द्वारा सैंक्शन कराए गए हैंडपंप के विरोध में क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर विभाग के अधिकारी और पार्षद ने पहुंचकर स्वीकृत हैंडपंप को कैंसिल कराकर अन्य स्थान पर लगाने की सहमति जताई। ये पुराना वापस चालू करा जाए हैंडपंप, ये पुराना, ये तो इसी गली के अंदर हैंडपंप दूसरा बना रहा है। वार्ड नंबर 48 रावड़िया मोहल्ला क्षेत्र में स्वामी न्यूज द्वारा दिखाई गई खबर का हुआ असर। क्षेत्र में एक हैंडपंप के पास दूसरा हैंडपंप लगाए जाने के विरोध में क्षेत्रवासियों ने नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर पार्षद चंचल बहरवाल ने पहुंचकर क्षेत्रवासियों से बातचीत की।
और विभागीय अधिकारियों से बात कर दूसरा हैंडपंप नहीं लगाने के लिए सहमति बनाई। इस पर विभाग द्वारा हैंडपंप की स्वीकृति कैंसिल कर वहां से मशीन हटा ली गई। 40 में हैंडपंप के लिए यहाँ पर विरोध हो रहा है। हैंडपंप एक लगा हुआ है, पहले से है, वो ख़राब हो चुका है, उसमें पानी नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरा हैंडपंप उसी की 2 कदम की दूरी पर मेन रोड पर लगाया जा रहा है। पब्लिक जो इधर गली मोहल्ले में रहती है, उनका कहना है कि वो जो मेन रोड पर हैंडपंप लगाया जा रहा है, वो मेन रोड पर ना लगा के मेरी गली के अंदर लगाया जाए, ताकि महिलाओं को सुविधा हो सके। महिलाएँ रात बिरात तो कोने पर रोड पर नहीं जा सकती हैं, उनको परेशानी होगी। और दूसरी बात है कि मैम ने लगवाने से पहले, मैडम अनीता बदेल जी ने विधायक कोष से ये हैंडपंप लगाया जा रहा है, उससे लगाने से पहले एक बार वार्ड पार्षद को सूचित तो करना चाहिए कि कहाँ पर आपके वार्ड वालों को कहाँ पर ज़रूरत है। तो मैं उनसे पूछ कर वार्ड वासियों से कि कहाँ पर उसकी ज़रूरत है, तो मैं बताती उनको कि कहाँ पर हैंडपंप लगना चाहिए। उन्होंने बिना पूछे वार्ड पार्षद के वहाँ मेन रोड पर हैंडपंप, वहाँ पर मेन रोड है, वहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ जाती हैं, उससे बच्चों को एक्सीडेंट, पानी भरने जाएंगे एक्सीडेंट वगैरह होने का डर है। इस वजह से पूरे मोहल्ले का एक आक्रोश भरा मना है कि भाई यहाँ पे नए लगा के हैंडपंप है, या तो उसको सही करवाया है। मोहल्ले वालों ने ये कहा है कि हैंडपंप जो पहले 50 साल पुराना है, यदि वो खराब हो गया है तो आप उसे ठीक करवा कर उसी को सुचारू रूप से चलाया जाए। पास में एक हैंडपंप है और फिर दूसरा हैंडपंप और लगाया जा रहा है, जबकि जनता की मांग है कि इस हैंडपंप को एक बस्ती के अंदर लगाया जाए, जहाँ पर लोग अंदर से पानी भरे। एक आप देखिए कि जो मेन रोड है, पूरे वार्ड का एक मेन रोड है, उस रोड के ऊपर हैंडपंप लगाया जाता है। जनता ने मुझे अवगत कराया, पार्षद साहब को अवगत कराया, और यहाँ पर जनता का विरोध था। जनता नहीं चाहती कि इस जगह हैंडपंप लगाया जाए। जनता का ये कहना है कि इस हैंडपंप को हमारी बस्ती के अंदर लगाया जाए, ना कि इधर लगाए, क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी 2 कदम चल करके एक हैंडपंप है, उस हैंडपंप को फिर दूसरा हैंडपंप लगाया जा रहा है। और विधायक साहब को ये देखना चाहिए था कि जब जनता की मांग है तो एक हैंडपंप आपने पूरे 5 साल के अंदर एक हैंडपंप लगाया हमारे वार्ड के अंदर। बाकी विकास के नाम पर यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं किया गया। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, मेरे समाज के एमएलए, कोली समाज का बहुल्य क्षेत्र है, फिर भी विधायक साहब का इस वार्ड के अंदर कोई कार्य नहीं होता है। यहाँ पर आप देखिए कि हर पूरे उसके अंदर आप सड़क, नाली, रोड सारे पार्षद कोटे से बनाए गए। सारी चीज़ें पार्षद के एक सड़क पर पार्षद ने अपने कोटे से बनाई गई है, जबकि सरकार का पैसा है और सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक पास में हैंडपंप पर दूसरा हैंडपंप और लगाया जा रहा है। तो आप ये देखिए कि जनता की ये मांग है और जनता के साथ है, क्योंकि जनता ने हमको चुन करके भेजा है। जनता के कहने पर ही हम कार्य करेंगे और इस हैंडपंप को अति शीघ्र हेमंत वाटी जी की लेटर पैड पर, सरकार हमारी है, कांग्रेस सरकार है, 20 दिन के अंदर आपको ये हैंडपंप जो जनता की मांग है उस जगह हैंडपंप लगाया जाए। ये निर्णय लिया गया कि जनता ही चाहती कि हैंडपंप यहाँ नहीं लगे, और हमने पूरे प्रशासन को बुलाया। प्रशासन के अधिकारियों ने चाहा कि ठीक है भैया, यहाँ हैंडपंप नहीं लगेगा तो आप दूसरा सिक्योरिटी करा लें, और जनता भी इसमें सहमत है और हम भी सहमत हैं। हाँ, ये हैंडपंप यहाँ से हटेगा। सर, ये मोहल्ले वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे को हटाने का आदेश मिला है। यहाँ से ये हैंडपंप हटाया जाए, यहाँ बोर नहीं किया जाए। कारण रहा कि ये मेन रोड है, यहाँ पे पानी भरने के लिए दिक्कत होती है यहाँ पे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। ये पास में यहाँ दूसरा हैंडपंप है मेन रोड पे, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो रहा था, जबकि पूर्व में रावड़िया मोहल्ला के अंदर एक हैंडपंप वहाँ पे सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, मगर वो किन्हीं कारणों की वजह से वो बंद पड़ा है। सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया गया खुल के। मैं प्रशासन और सरकार से निवेदन करूँगा कि इस पैसे के दुरुपयोग को रोका जाए। फिर हमने क्षेत्रीय पार्षद द्वारा हमने हमारी समस्याओं को अवगत कराया और उन्होंने शीघ्र ही रावड़िया मोहल्ले के अंदर एक नया हैंडपंप लगवाने की शीघ्र स्वीकृति देने की उन्होंने आश्वासन दिया है। और हम यही चाहते हैं। फूस की कोठी के क्षेत्रवासियों ने मूलभूत सुविधा की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हम फूस की कोठी विकास समिति के पदाधिकारी हैं। हम यहाँ पर अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आए हैं। फूस की कोठी के क्षेत्रवासियों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध जताते हुए रोष प्रकट किया। इस मौके पर क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। क्षेत्रवासियों ने बताया कि जनप्रतिनिधि भी इन समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम फूस की कोठी विकास समिति के पदाधिकारी हैं। हम यहाँ पर अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने। हमारे यहाँ पर सड़क नाली की व्यवस्था नहीं है, रोड लाइटें नहीं है। वो जो भी हैं वो हमने अपने खर्चे से, समिति खर्चे से लगा रखी है। जो भी काम विकास समिति करवाती है फूस कोठी में होते हैं,
बाकी जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो 5 साल नदारद देते हैं, सिर्फ जब वोटिंग होती है वोट लेने का टाइम आ जाते हैं। आज तक हमारे यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ और जो भी हुआ है वो हमारे फूस कोटी विकास समिति कराती है। मैं विकास समिति के अध्यक्ष हूँ कृष्ण कुमार जोशी। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया आज कि साहब हमारी जो मूलभूत सुविधा हमें दी जाए, तो कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं खुद आकर के देखूंगा, पता करूंगा, क्योंकि वो भी एडीए के अध्यक्ष भी हैं। हमारी ज़मीन जो है फूस कोटी वो एडीए में आती है और एडीए ने से अवाप्त कर रखी है। अवाप्त से ज़मीन है। हमने भी 39 परिवारों में पट्टों के लिए आवेदन किए हैं, हमारी फाइलें सबमिट इससे पहले भी हम करते आए हैं, उसके लिए हमें कभी किसी ने नहीं रोका। लेकिन सड़क नाली और रोड लाइट के लिए जो भी है जितनी बनी है वो हमारा समिति अपने खर्चे से बनाई हुई है। तो इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि अगर हमारी अगले महीने तक मांगे नहीं मानी गई और नहीं बनी, हमें मूलभूत सुविधा नहीं मिली, तो हम कलेक्टर परिसर में फूस कोटी विकास समिति धरने पर बैठेगी। राजस्थान नर्सेज यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जेएलएन अस्पताल यूनिट के बाहर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। जेएलएन चिकित्सालय के आपातकालीन के बाहर हमने गेट मीटिंग की है। राजस्थान नर्सेज यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जेएलएन अस्पताल यूनिट के बाहर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। यूनियन के सदस्यों ने कहा कि उनकी पुरानी पेंशन ही लागू की जाए। इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ राजस्थान जिला संयोजक होने के नाते आज जेएलएन चिकित्सालय के आपातकालीन के बाहर हमने गेट मीटिंग की है तथा मुख्यमंत्री महोदय को जिला कलेक्टर के माध्यम से हम ज्ञापन देंगे। हमारी एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए और न्यू पेंशन स्कीम बंद किए जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी हम सोशल डिस्टेंस और कोविड की गाइडलाइन को पालना करते हुए साथ में मरीजों को हितों को ध्यान में रखते हुए हमने कर्मचारियों की सीमा लिमिटेशन में रखी है, क्योंकि हम देश प्रेमी हैं और देश के मरीजों से प्यार करते हैं। हमारी जबकि मैं सरकार से चेताना चाहता हूं कि जब एक कर्मचारी 30 से 35 साल सर्विस करता है और 60 साल तक अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसको आप ओल्ड पेंशन नहीं दे रहे हैं, जबकि आप 5 साल के लिए एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति बनते हैं और आप हर पेंशन के लिए हकदार होते हो। तो मैं सरकार से एक ही मांग करना चाहता हूं कि जैसे आप खुद पेंशन लेने के हकदार समझते हो, तो ये कर्मचारी भी हक रखते हैं। इन कर्मचारी की मांग आपको माननी पड़ेगी और पुरानी पेंशन लागू करनी पड़ेगी। अगर आपने हमारी मांग नहीं मानी गई तो मजबूरन राजस्थान का प्रत्येक कर्मचारी अखिल राजस्थान कर्मचारी एकीकृत महासंघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया गया। अखिल राजस्थान कर्मचारी एकीकृत महासंघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया गया। एकीकृत महासंघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत, इसके बैनर पे पूरे राज्य के अंदर धरने प्रदर्शन और ज्ञापन दिए जा रहे हैं सरकार के विरुद्ध। अशोक गहलोत साहब को 3 वर्ष हो गए, लेकिन अब वो कर्मचारी को सिटी बाई सिटी उतारते जा रहे हैं। अब महासंघ ने एक निर्णय ले लिया है कि यदि इस बजट सत्र के अंदर कर्मचारियों की मांगों को अशोक गहलोत सरकार अगर पूरा नहीं करती है तो आंदोलन का बिगुल और कर्मचारी वर्ग अब सड़कों पर उतर जाएगा। हमारी 12 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसके अंदर मैं बताऊं आपको मुख्य मांगे हैं कि सरकार ने 3 कमेटियां बनाई थी, डीसी सामंत कमेटी, खेमराज कमेटी और बीडी कल्ला कमेटी। तीनों कमेटियों के निर्णय सरकार के पास आ चुके हैं, लेकिन सरकार उनको सार्वजनिक नहीं कर रही है, इस डर के मारे कि कहीं कर्मचारी को हमें फायदा देना पड़ेगा, हम चुनाव के वक्त इसकी घोषणा करके लोभ लालच में सरकार के वोट, कर्मचारियों के वोट ले लेंगे। दूसरी, जो 13 जुलाई को जो एक आदेश पास हुआ जिसमें हर कर्मचारी की वेतन विसंगति के कारण 4-4, 5-5 लाख रुपए कट रहे हैं, उसके आदेश वापस लेने के लिए पूरे राजस्थान में कई बार सरकार को ज्ञापन दे दिए, वार्ताएं हो चुकी है। तीसरी मांग हमारी है ओपीएस और एनपीएस की, पुरानी पेंशन लागू की जाए, नई पेंशन को बंद किया जाए, ताकि परिवार कर्मचारी का पेंशन के पीछे बुढ़ापे में उसका सहायक बने। और रिक्तियां जितने भी विभाग हैं राजस्थान के अंदर, एक तरफ अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं रोजगार दूंगा, अरे कर्मचारी चिल्ला के कह रहा है सड़कों पे कि जितने भी विभाग हैं उनमें लाखों रिक्तियां पड़ी हुई है, तो आप तत्काल प्रभाव से उनके अंदर भर्तियां क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जो आदमी रिटायर हो रहा है उसके बाद आप उस पद को समाप्त कर रहे हैं, ये आप अन्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो इन सारी 12 सूत्रीय मांगों में और पुलिस कर्मचारी
बैंक कर्मचारी, हमारा चिकित्सा का कर्मचारी, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, आंगनवाड़ी हो, सामाजिक न्याय अधिकारिता के लोग हो, सबकी मांगे इस 12 सूत्री मांग पत्र के अंदर है जो हम सरकार को हाथ दे रहे हैं। अजमेर शहर जिला कांग्रेस और देहात कांग्रेस कमेटी के संगठन चुनाव में डिजिटल सदस्यता अभियान के अंतर्गत बैठक का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी के संगठन के चुनाव होने जा रहे हैं। अजमेर शहर जिला कांग्रेस और देहात कांग्रेस कमेटी के संगठन चुनाव और डिजिटल सदस्यता अभियान के अंतर्गत निजी होटल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान प्रदेश प्रभारी राजेंद्र सिंह कुंपावत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक और सह संयोजक अजमेर संभाग प्रभारी नरेश चौधरी उपस्थित रहे। बैठक में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जी, मुझे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने डिजिटल सदस्यता अभियान का प्रदेश संयोजक और अजमेर संभाग का प्रभारी बनाया है। जैसे कि आपको हमारे राजस्थान प्रदेश के प्रभारी के रूप में APRO से राजेंद्र कुंपावत जी ने बताया, जो कि AICC का एक सदस्यता अभियान का डिजिटल रूप है, उसके आप राजस्थान के प्रभारी हैं। हम हर बूथ पे नीचे तक लेवल पे जाके हर एक कार्यकर्ता को डिजिटली बूथ वाइज उसको जोड़ेंगे और 52,067 जो राजस्थान के बूथ हैं उन पे हमारा लक्ष्य 50 लाख सदस्यता का है, जिसे हम 31 मार्च तक पूरा करें। बस उद्देश्य तो कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का प्रोग्राम चल रहा है। 31 मार्च तक ये मेंबरशिप ड्राइव का प्रोग्राम है और इस मेंबरशिप ड्राइव के माध्यम से हर एक ब्लॉक में लास्ट बूथ तक 2 आदमी रखने हैं और हर एक बूथ से 100 से ज़्यादा सदस्य इसमें जुड़े और आने वाले टाइम में संगठनात्मक चुनाव के रूप में जो सूची तैयार करनी है वही मुख्य उद्देश्य है। कांग्रेस पार्टी के संगठन के चुनाव होने जा रहे हैं और राजस्थान के APRO के रूप के अंदर जो राजस्थान के APRO हैं राजेंद्र सिंह जी कुंपावत, वो आज हमारे अजमेर पधारे। इनके साथ नरेश जी चौधरी और कुंपावत साहब दोनों ही हमारे अजमेर में पधारे हैं। आपने विस्तार से कांग्रेस की मेंबरशिप कैसे होगी, कैसे बूथ को मजबूत किया जाएगा, बूथ मजबूत तो चुनाव मजबूत, बूथ जीतना है तो चुनाव जीतना है, तो चुनाव बूथ को मजबूत करने के लिए राजेंद्र सिंह जी कुंपावत साहब ने बताया कि 2-2 आदमी बूथ के ऊपर मेंबर बनेंगे, एक महिला होगी, एक पुरुष होगा और उसके बाद के अंदर भी जो हर विधानसभा के क्षेत्र से ब्लॉकों के अंदर से होके ये एक निर्धारित प्रक्रिया के रूप में काम होगा। मैं इस बात के पर धन्यवाद देना चाहूँगा अखिल भारतीय चुनाव प्राधिकरण के चेयरमैन मधुसूदन जी मिस्त्री जी को कि जिन्होंने राजस्थान के अंदर हमारे APR के रूप के अंदर राजेंद्र सिंह जी कुंपावत जी को जो भेजा है, नरेश जी को हमारे संभागीय प्रभारी के रूप में जो भेजा है, इसके लिए इन दोनों को बहुत बहुत बधाई। और जिस विस्तार के साथ मुझे आज कांग्रेस पार्टी में 38 साल हुए, पर 38 साल में मैंने देखा कि एक APRO निचले स्तर तक आकर बैठ के लोगों के साथ विस्तार से आत्महत्या के साथ अपनी पूरी बात को रखी है। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, मेंबरशिप निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और अधिक से अधिक लोग इसमें। किशनगंज थाना क्षेत्र में पंचायत समिति के ग्रामीण अधिकारी ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शौचालय में लगने वाली रकम में ऑनलाइन धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया। ये विकास अधिकारी है पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण से। पंचायत समिति के ग्रामीण अधिकारी ने किशनगंज थाने में उपस्थित होकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा SSO ID बनाकर शौचालय के नाम पर 4 लाख से अधिक की रकम हड़प ली। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज ये विकास अधिकारी है पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण से श्री विजय सिंह जी चौहान उपस्थित थाना पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन सिस्टम से छेड़छाड़ कर खाते से फर्जी तरीके से भुगतान कर लिया गया। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के निर्मित कराए जाने वाले व्यक्तिगत शौचालय के लाभार्थियों के लिए 12,000 रुपये प्रति व्यक्ति भुगतान के हिसाब से 39 व्यक्तियों का ये भुगतान होता है 4,68,000 रुपये, जबकि ऐसा भुगतान की प्रक्रिया के लिए कोई वो मतलब इस कार्यालय से कोई नहीं था और सूची में भुगतान होने से हिसाब से
मात्र 5 लोगों को ही हस्तांतरित हुई है राशि। इसके अलावा उन्होंने ऑनलाइन फर्जीवाड़ा करके SSID से गलत तरीके से उपयोग करके ये इन्होंने बताया कि 4,68,000 रुपये का। लंबे अंतराल के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा रेट की परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर लंबे अंतराल के बाद विश्वविद्यालय कराएगा रेट की परीक्षा आयोजित। कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला ने रेट की परीक्षा को गंभीरता से लेते हुए रेट की परीक्षा करवाने का निर्णय लिया है। परीक्षा का आयोजन के आदेश जारी कर दिए गए। अब रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों का लंबा इंतजार खत्म हुआ। 2017 के लंबे अंतराल के बाद रेट की परीक्षा का आयोजन 26 मार्च 2022 को होगा। इसके लिए 12 फरवरी से 26 फरवरी तक इच्छुक पात्र विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 का अनाउंस कर दिया है। इस रिसर्च की परीक्षा पहले हमने 2017 में कराई थी और उसके बाद माननीय कुलपति महोदय के आदेश अनुसार हमने इस एग्ज़ाम को तुरंत करने के आदेश मिले थे, जिसके फलस्वरूप हम इस रेट परीक्षा का अनाउंस किया है हमने। इसमें जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 12 फरवरी 2022 से 26 फरवरी 2022 है और संभावित परीक्षा की तिथि है वो है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर के द्वारा बजरंगगढ़ चौराहा स्थित दीनदयाल स्मारक पर पहुंचकर प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। साथ ही इस मौके पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी, मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, मोर्चा और प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रेरणा के स्रोत और जिनने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने में पूरा अपना महत्वाकांक्षी योगदान दिया है, ऐसे माननीय पंडित दीनदयाल जी की आज पुण्यतिथि है और हम भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर जिला की तरफ से उनकी पुण्यतिथि यहाँ स्मारक पे मनाने आए हैं और उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत जो उनके बनाए हुए सिद्धांतों पर आज भी चल रही है और उन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उपस्थित है। क्योंकि उनका सिद्धांत था कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भी अंतिम व्यक्ति होता है गांव में या कहीं भी अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है लाइन में, उसकी हमको सेवा करने का जो उनका सिद्धांत था, उसी को लेकर के आज भी हम चल रहे हैं। तो हम ऐसे प्रेरणादायी व्यक्ति को यहाँ पुष्पांजलि कार्यक्रम में अर्पित करने उपस्थित हुए। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स में शरीक होने दिल्ली से किन्नर नाचते गाते पहुंचे। इस अवसर पर किन्नरों ने ख्वाजा साहब की बारगाह में चादर पेश कर सभी के लिए दुआ मांगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स में शरीक होने के लिए जहां एक और देश के कोने कोने से जायरीन अजमेर में आकर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किन्नरों ने भी नाचते गाते हुए गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी और मन्नतें मांगी। दरगाह क्षेत्र के मोती कटला से दरगाह बाजार होते हुए विभिन्न समूह और आकर्षक चादरों को लेकर जुलूस के रूप में किन्नर रवाना हुए। अस्सलामुअलैकुम, हम सारे दिल्ली से आए हैं। पूजा नायक के चेले हैं हम लोग, दिल्ली महरूम नगर नजफगढ़ से। हम यहाँ से कम से कम 20 साल से आते हैं। हमारे दाद गुरु जो परदाद गुरु है उनका परंपरा है। ख्वाजा गरीब नवाज ने हमारी हर मुरादें पूरी करी हैं। जो कुछ है इन्हीं की वजह से कभी भी हमें किसी चीज़ की कमियाँ नहीं रखी। हमारे दुआ सुनने वाले ख्वाजा जी हैं और भाई हिंदुस्तान के बादशाह हैं। और हम सारे 2.5 किलो के, हर साल हम 2.5 किलो के जो चांदी का घड़ा है वो हम कलश चढ़ाते हैं बाबा जी के दरबार पे, ताकि हम सबके मुरादें पूरी करें और बच्चों वालों के बच्चे जीते रहे। हाँ जी, और ये पूजा नायक जी हैं और मकसूद भाई हैं जो हर साल हमारे साथ जो हमारा सब कुछ करते हैं, दुआ करते हैं। जुलूस का कार्यक्रम रहता है जो आप यहाँ से लेके जाते हैं, तो कहाँ से होते हुए आप जाते हैं? हम यहाँ से दिल्ली दरवाजे से होते हुए सीधे दरगाह जाते हैं। ये 5 बजे जाते हैं। यहाँ के कम से कम 100-150 लोग आते हैं सारे दिल्ली से। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में बड़े कुल की रस्म अदा की गई। इस मौके पर सूफियाना कव्वालियों पर अकीदतमंद झूमते नजर आए। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में बड़े कुल की रस्म अदा की गई। इस मौके पर गुलाब जल और केवड़े से कुल के छींटे दिए गए। वहीं सूफियाना कव्वालियों
पर अकीदतमंद झूमते नजर आए। इस अवसर पर शादियाने भी बजाए गए और देश भर से आए हजारों जायरीन ने ख्वाजा साहब की बारगाह में दुआ की। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला गरीब नवाज आप तमाम चाहने वालों को सलामत रखें। आज 9 रजब हुजूर मौला गरीब नवाज की बारगाह में ये बड़े कुल के नाम से मशहूर है। आज के दिन हुजूर मौला गरीब नवाज की बारगाह में सुबह 8:30 बजे यानी अभी 1 घंटे पहले हुजूर की बारगाह में मज़ार अक़दस को गुस्ल दिया गया और इसके साथ हुजूर की बारगाह में दुआ की गई। इसी को लोग बड़ा कुल कहते हैं। जब हम गुस्ल में से निकलते हैं तो वो कुल का छींटा तमाम लोगों को लगता है और उसको कुल की रस्म कहते हैं। हुजूर की बारगाह में दुआएं कराएं पूरे मुल्क के लिए, ये वबाएं बलाएं बीमारियां सब दफ़ा हो, हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे। तमाम ये गरीब नवाज की बारगाह है, ये गुलदस्ते के जैसा हमारा मुल्क है, इसमें हर रंग के फूल होते हैं। मौला गरीब नवाज का लगाया हुआ ये बाग है, ये हमेशा सरसब्ज़ और शादाब रहे। बारगाह में दुआ करी है मौला गरीब नवाज इस हमारे इस मुल्क में अमन व अमान कायम हो। तमाम लोग जितने भी लोग धर्म के रहते हैं सब प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक के। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम गनायड़ा निवासी अजय रावत द्वारा रेतीले दौरों में महाराणा प्रताप की विश्व की सबसे बड़ी कलाकृति बनाई जा रही है। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम गनायड़ा में मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे अजय रावत रेतीले दौरों की कला के दम पर देश ही नहीं विदेशों तक अपनी कला का लोहा मनवा चुके हैं। उड़ीसा सैंड आर्ट फेस्टिवल हो या दुबई सैंड आर्ट फेस्टिवल, पुष्कर में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय मेला हो, सभी में दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाली कलाकृति से अभिभूत करने वाले सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने बताया कि उन्होंने वर्षों पूर्व महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर विशाल प्रतिमा की परिकल्पना की थी जो जल्द साकार होने जा रही है। रावत के अनुसार यह विश्व की सबसे पहली और सबसे बड़ी महाराणा प्रताप की सैंड आर्ट कलाकृति होगी। रावत का कहना था कि इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व के साथ उचित न्याय नहीं किया। महाराणा प्रताप के समकक्ष अकबर का व्यक्तित्व बहुत अदना ही था जिसे इतिहासकारों ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। फिलहाल महाराणा प्रताप की 425वीं पुण्यतिथि 12 फरवरी माघ शुक्ल पक्ष एकादशी के अवसर पर यह 21 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी विशालकाय सैंड आर्ट प्रतिमा दर्शकों के लिए अजय रावत द्वारा बनाई जाएगी जो अवलोकनार्थ रखी जाएगी। गौरतलब है कि अजय रावत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जरिए सम्मानित भी किए जा चुके हैं। जी, सबसे पहले तो आप सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो महाराणा प्रताप का विश्व का सबसे बड़ा महाराणा प्रताप जी का सैंड स्कल्पचर की परिकल्पना मैंने की थी, वो जल्दी ही बनकर आपके सामने आपके अवलोकन के लिए तैयार होने वाली है। और ऐसी कलाकृति राजस्थान में तो सबसे बड़ी कलाकृति है ही और पहली बार राजस्थान में हो रहा है। मैं मानता हूँ कि भारत में भी पूरे विश्व में भी महाराणा प्रताप जी की इतनी बड़ी कोई भी सैंड की स्कल्पचर आज तक नहीं बना है। अच्छा, दूसरी बात, मैंने महाराणा प्रताप जी को क्यों चुना, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। हम लोगों ने हमारे इतिहास को पलटकर कहीं ना कहीं उल्टा पढ़ लिया है। लोगों में भ्रम सा पैदा हो रहा था काफ़ी टाइम से कि महान अकबर महान है, महाराणा प्रताप महान है, ऐसा कई बार सुनने को मिलता है। तो मैं मेरी कला के जरिए भी ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप जी बहुत महान व्यक्तित्व थे और ऐसे महान योद्धा की ऐसी महान कलाकृति बनना बहुत ज़रूरी भी था। तो मैं उनके सम्मान में उनको समर्पित करने के लिए, अर्पित करने के लिए ये बहुत महान कलाकृति बालू रेत की उनकी तैयार कर रहा हूँ पुष्कर के रेतीले दौरों में। इसकी ऊंचाई की जब बात करें हम तो ये लगभग 21 फीट है, यानी 21 फीट इसकी ऊंचाई है, हाइट है, और चौड़ाई भी लगभग 30 फीट है। बस शुरू से मेरा एक ही उद्देश्य था कि राजस्थान रेतीले दौरों की धरती है और इन रेतीले दौरों में रेत की कला भी होना जरूरी है। ये उद्देश्य मेरा शुरू से ही रहा है और इस रेत कला को विकसित करने में, खड़ा करने में मैं पूरा काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के रेतीले दौरों की कला को विश्व स्तर पर पहचान मिले और यहाँ जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाले जो बच्चे हैं जो रेत कला में रुचि रखते हैं, उनको मंच मिले, नए नए उनको स्कोप मिले। इसके लिए मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय से भी अभी निवेदन किया था हाल ही में कि एक सैंड आर्ट पार्क राजस्थान में होना चाहिए जो कि देश का पहला सैंड आर्ट पार्क होगा, जिसमें राजस्थान का कोई भी सैंड आर्टिस्ट आकर अपनी रेत कला का प्रदर्शन कर सकता है। इससे ये होगा कि जहाँ पर्यटकों को
एक नई कला एक ही स्थान पर देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहें स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।